दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि टैली में आप एंट्री कैसे मेंटेन करोगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करोगे, लीजर कैसे क्रिएट करोगे, उसको हेड सब हेड ग्रुप्स कैसे आप दोगे, जिससे कि आपका टैली में डाटा बहुत स्मूथ बने और आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी रहे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टैली का बेसिक क्लास के बाद की यह क्लास कि हम अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। आपको हमने अपना स्क्रीन दिख रहा है कि टैली हमारा शो है। टैली में मेरा अकाउंट इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि नहीं, हमारा जो मास्टर है ये हर एक प्रकार का मास्टर क्रिएट करने में करता है। अकाउंटिंग इन्फो में अकाउंटिंग लेजर, पेरोल में हमारे एम्प्लॉयज़ के डेटा, एंड लास्ट इन्वेंट्री में मटेरियल के जो मटेरियल जो हम मेंटेन करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, उसके आइटम या उसके ग्रुप सब ग्रुप लेजर क्रिएट किया जाता है। ट्रांजैक्शन में जैसा कि आपको पता है कि ये अकाउंटिंग वाउचर, इसमें हमारे अकाउंटिंग की सारी एंट्रीज होती हैं। इन्वेंट्री वाउचर, इसमें हमारे स्टॉक की एंट्री होती है। एंड पेरोल वाउचर, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ के पेरोल का एंट्री होती है। उसके बाद यूटिलिटीज़ के लिए इंपोर्ट डेटास है, यदि हमारे पास बल्क डेटा इंपोर्ट करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ऑडिट कंप्लायंसेस और बैलेंस शीट हमारा मेन पार्ट आ जाता है रिपोर्टिंग का। डिस्प्ले में हमारी फंक्शनलिटी अंदर जाती है, जिससे कि हम देखें। अब कोई कंपनी को हम क्रिएट किए, फिर अब उसमें हम अकाउंटिंग कैसे करें, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है कि अकाउंटिंग करने से पहले आपको भी पता होना चाहिए कि आपको लेजर चाहिए। लेजर किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं। सपोज हमने मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी में मेरा मशीनरी का लेजर होना चाहिए। परचेज हमने पार्टी से किया या कैश में किया। उधार किया तो मेरे पास पार्टी पार्टी आएगी। कैश या बैंक किया तो मेरे पास कैश या बैंक जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि अकाउंटिंग, क्योंकि ये मेरा अकाउंटिंग है। यदि हम आइटम वाइज मेंटेन करेंगे तो उसमें हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगा, स्टॉक आइटम, उस हिसाब से कि नहीं हमने क्या खरीदा, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी, तो वो है। इन्वेंट्री बेसिकली यूज होती है हम सेल परचेज के लिए, हमारे फिक्स एसेट्स के लिए इन्वेंट्री यूज नहीं की जाती है। ठीक है, हम आते हैं आपको अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में हम आएंगे तो हम हमारे पास राइट साइड में आपको बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग वाउचर के टाइप हैं। जैसे कि हमें कॉन्ट्रा एंट्री कब मारी जाती है, जब हम कोई भी एंट्री कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, यानी कैश बैंक से पैसा निकालें या बैंक में पैसा जमा कराएं, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होती है। चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करें, वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में जाती है। F4 से आप करोगे, एक कॉन्ट्रा एंट्री आपकी होगी। उसके बाद किसी को भी किसी भी टाइप का पेमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाती है। ये वाउचर के एक्चुअली वाउचर के टाइप है। उसके बाद रिसिप्ट, हमारे पास पैसा आता है तो हमारा वो रिसिप्ट में एंट्री होगी। फिर करंट में मैं जनरल वाउचर, जो F7 में है कि जनरल वाउचर जो खर्चे की ज़्यादा होता है, कि हम पहले उसको बुक करते हैं फिर बाद में पेमेंट करते हैं, तो खर्चे की ज़्यादातर आइटम या एडजस्टमेंट की एंट्रीज हमारे जेबी के थ्रू दी, जिसे जनरल वाउचर होते हैं। सेल, हम मटेरियल किसी को सेल आउट करें तो सेल में होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, फिर डेबिट नोट, रिवर्सल, जनरल स्टैटिक, ये एडजस्टमेंट है। फिर TDS के है तो TDS आप करिए। तो ये हमारे पास फीचर है। सपोज अब मैं आपको आ रहा हूँ कि मुझे क्या खरीदा, मैंने एक मशीनरी खरीदी। मशीनरी मेरी परचेज नहीं है, परचेज मैंने, क्योंकि परचेज मेरा क्या होता है, जो सामान हम सेल करने के लिए खरीदते हैं वो हमारे परचेज में जाता है। जो सेल करने के लिए नहीं हम परचेज करते हैं वो हमारी जर्नल में जाती है। जैसे खर्चे होते हैं वो हम सेल करने के लिए नहीं होते हैं, तो इसलिए
जो खर्चे के आइटम होते हैं या असेट्स के आइटम होते हैं, वो हमारे जर्नल में जाते हैं। तो हम जर्नल में आते हैं। जर्नल के आपको बता रहा हूँ कि हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसकी हमारे पास एंट्री क्या होगी। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी आएगा। तो अकाउंटिंग का फंड है व्हाट्स कम इन डेबिट्स व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का लेजर नहीं है। यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी से क्रिएट लेजर होता है। जिस भी हम लेजर में एंट्री करें तो ऑल्ट सी करेंगे, मेरा लेजर क्रिएट होगा। ऑल्ट सी से भी देखिए मेरे पास लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आया। लेजर क्रिएशन का यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे बड़ी चीज होती है जो अकाउंटिंग का, ये मेरा बेसिक है कि यह कौन से हेड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्या चीज़ है, ये डिफाइन करना, अंडर डिफाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है। दैट इज फिक्स असेट्स, मेरा फिक्स असेट्स। ठीक है, यहाँ से आप कुछ नहीं रख करोगे। एप्लीकेशन, यदि आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी आप एप्लीकेबल करो, उसका इनपुट लेना ले सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अब डेबिट में हमने 50,000 रुपये में खरीदा, 50,000 में हमने खरीदा। हम कह रहे हैं कि हमने उधार में खरीदा, तो मेरे पास कैश नहीं था, किसी पार्टी से खरीदा। तो हम पार्टी का भी मेरे पास लेजर नहीं, अब पार्टी को फिर से हम क्रिएट करेंगे। जिस भी पार्टी को से हम मटेरियल परचेज करें, आप यहीं से डायरेक्ट और सी करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का। अब यहाँ पे आप पार्टी से हम करें XYZ MACHIN, हम कहीं XYZ मशीनरी स्टोर से खरीदे। अब जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं वो हमारे क्या हो जाता है, या कुछ भी हम खरीदते हैं तो मेरे लेनदार यानी सन्ट्री क्रेडिटर हो जाते हैं। कंट्रोल ए। आप ध्यान से देखिए, यदि आपको जीएसटी का इनपुट लेना है तो इस पार्टी का एड्रेस किस स्टेट से बिलोंग करता है, और यहाँ पे आपको उसका जीएसटी नंबर लिखना मैंडेटरी है। यदि आपने नहीं लिखोगे तो आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा और जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करेगा, जो कि आपकी जीएसटी के रिटर्न में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए यदि आप किसी भी का लेना चाह रहे हो तो आपको ये डालना पड़ेगा। नहीं तो अभी हम जीएसटी से हमें कोई लेना देना अभी हम नहीं कर रहे थे, इसलिए हम सीधे अनरजिस्टर्ड में जा रहे हैं, जिसकी हमें जीएसटी के लिए मैटेरियल फील्ड खत्म हो जाए। अब हम क्या किए, XYZ से, ठीक है। अब यहाँ आपको वही बेसिक चीज़ें, डेट आपको चेंज करना है। यही स्क्रीन पे आपको नहीं पता है तो डेट के लिए आपके पास F2 करोगे तो आपको डेट चेंज हो जाएगी। सीधे से F2 किए, आप डेट चेंज करो, डेट हो जाएगी। डेट मेरी चेंज होगी। यहाँ से आप 2 बार इंटर करोगे तो सेव हो जाएगा, या यहाँ से सीधे एक्सेप्ट करने के लिए आप देख लीजिएगा आपकी एंट्री सब कुछ सही है, एक्सेप्ट करिए, एंट्री आपकी सही हो गई। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपकी एंट्री में लेजर का इफेक्ट क्या पड़ा। आपने खरीदा था क्या, मशीनरी, और आपके पास मशीनरी में क्या है, असेट्स, और आपकी उसके साथ में क्या खड़ा होगा, लेनदारी, किसी को देना है। तो आपका ये
एंट्री हुई। इसके बाद एक और एंट्री हम आपको बताते हैं कि सपोज आपने मटेरियल खरीदा। क्या खरीदा? कोई मटेरियल, जस्ट लाइक कि कंपनी के यूज के लिए मोबाइल खरीदा। ओह, ये भी आपका असेट्स हो जाएगा। मटेरियल सेल करने के लिए आपने मटेरियल परचेज किया, ठीक है। मैं परचेज में एंट्री करता हूँ। परचेज हम किसी पार्टी से खरीद रहे हैं। ध्यान देखिए, इनवाइस नंबर, तो हम पार्टी का इनवाइस नंबर लिखेंगे। इनवाइस का डेट क्या है, हम ये डेट होता है कि किस दिन हम एंट्री मार रहे हैं, और ये डेट होता है कि हमारे इनवाइस से ज़्यादातर लोग हैं कि दोनों डेट सेम लेते हैं, ये भी डेट और ये भी डेट। इसके बाद हम पार्टी से, कौन सी पार्टी से है, तो यहाँ से हम पार्टी से क्रिएट करेंगे। हम कोई भी पार्टी का क्रिएट कर रहे हैं अमन एंटरप्राइजेस। अब हम इससे माल परचेज कर रहे हैं, तो ये आपको पता है क्रिएटर है। फिर वही चीज़, सारा सब कुछ हमने कहा, जब किसी भी से माल खरीदेंगे या बेचेंगे, यदि जीएसटी में रजिस्टर, तो जीएसटी की डिटेल डालनी है आपको कंपलसरी जाए, ताकि जीएसटी का आपको सही से दिखे। मैंने अभी अनरजिस्टर्ड में डाला, अमन एंटरप्राइजेस आए। परचेज लेजर, ये परचेज आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी सेल ऑलमोस्ट दो तरीके की होती है, या तो लोकल सेल या तो इंटर स्टेट सेल। वो परचेज, सॉरी, परचेज या सेल दोनों आपकी करंट में दो, विद इन द स्टेट है तो लोकल सेल या परचेज आती है, आउटसाइड स्टेट है तो आपको क्या होती है, सेंट्रल सेल या सेंट्रल परचेज। अब मैं कहूँ कि मेरा परचेज सेंट्रल है, तो मुझे लेजर क्रिएट यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी सारी परचेज या सेल एक लेजर में, जिस पार्टी से भी करूँ एंट्री, वो एक ही जगह में मेरे पास है। अभी मैं कर रहा हूँ कि मेरा सेंट्रल परचेज है, ठीक है। परचेज है तो इसका मतलब मेरा परचेज में आएगा ये एंट्री, ओके। एक चीज़ और लेजर को आपको रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जीएसटी आने की वजह से आपके पास बहुत सारी दिक्कत आ गई है, जिससे कि आपको ही पता चले कि मेरा परचेज, ये परचेज किस, अब पता है 18% का जीएसटी लग रहा है, 28% का लगता है, 12% लग रहा है, 5% लग रहा है जीएसटी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा ये परचेज किस रेट का है, जिससे कि इस रेट की सारे अकाउंटिंग इसी में है। तो सेंट्रल मैंने दिखा दिया, सेंट्रल परचेज मेरा 18%। अब क्वांटिटी थी, आपने क्या परचेज किया, ये चीज़ अब ध्यान से देखना दोस्तों, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या परचेज किया। मटेरियल, यहाँ पे है मटेरियल, मटेरियल का आप जैसे यहाँ पे करोगे तो ऑल्ट सी से आप मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ऑल्ट सी से हम लेजर पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम किया, ऑल्ट सी से जैसे ही हम जाएंगे, नेम, स्टॉक हमने क्या परचेज किया, ठीक है। हमने मोबाइल परचेज किया, क्योंकि हमारी मोबाइल स्टोर की दुकान है, हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ से नहीं मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको बाहर से चल के दिखाते हैं कि इन्वेंट्री आइटम में आपको अच्छे से आए। एक हुआ स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, मैं अभी ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ग्रुप ग्रुप क्रिएट करने का मतलब क्या है,
अब स्टॉक आइटम, मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। स्टॉक आइटम मोबाइल सैमसंग M01, सैमसंग मोबाइल, ठीक है। यूनिट, यहाँ आप यूनिट करोगे एस नंबर्स, एनओएस आपका नंबर है। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जीएसटी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल हुआ वाई। एचएसएन कोड, इस आइटम का आपको एचएसएन कोड कुछ भी आपको जो पता है ऑन वैल्यू, टैक्सेबल आइटम है, टैक्सेबल जीएसटी इसका नॉर्मली 18% है, हमने आपको डाल दिया, ठीक है। ये हो गया सैमसंग M01, ठीक है। आपका नंबर्स ये भी आ गया एप्लीकेबल, एस सेम उसी तरीके से आपको एचएसएन कोड डालना ज़रूरी है, क्योंकि एचएसएन कोड आपको पता होना है कि जब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न बनाओगे तो यदि एचएसएन कोड आपने नहीं डाला होगा तो आपकी जीएसटी की रिटर्न पहले से गलत आएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ। ये मैं मोबाइल के मॉडल, क्योंकि मेरे पास कई मॉडल के, हम शॉप है तो कई मॉडल के, तो अभी मैंने मेरा सैमसंग मेन आया था। क्या सैमसंग मेरा मेन क्या है, ब्रांड है। अब ब्रांड में हम उस ब्रांड के मोबाइल में, मोबाइल ब्रांड के ही आइटम है, मोबाइल ब्रांड में हम कौन कौन से मोबाइल को खरीदते सेल कर रहे हैं, या मेरा आइटम कौन कौन से आया, उस तरीके से हम कर रहे हैं। अभी हमने 2 क्रिएट कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 2 ही परचेज किए। फिर हम वहाँ एंट्री पे अपने जाते हैं, ये हो गया पार्टी से हमने अमन एंटरप्राइजेस को क्रिएट किया था, सेंट्रल परचेज हुआ। अब आपके पास सैमसंग मोबाइल, यहाँ से देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, कि मुझे लग रहा है कि मेरा कंट्रोल ए, यहाँ पे मेरे पास एक स्टॉक के आइटम में 2 आइटम मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा सेकेंड वाला नाम गलत है, तो इसको मैं यहीं से इसी पे कंट्रोल इंटर मारूंगा तो मेरा नाम खुल जाएगा। एंड मैं करके इसका नाम चेंज करता हूँ, M02, ठीक है। ये आइटम हो गया। हमने सपोज 100 क्वांटिटी खरीदी, ठीक है, 6,500 रुपये का, ओके, सॉरी 20 क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा आपके ऊपर। फिर सैमसंग M01 50 क्वांटिटी 4,000 रुपये के रेट से, ये हुआ टोटल आपका। अब आपने इस पे क्या पेड किया, जीएसटी। जीएसटी आपने परचेज परचेज का समय जीएसटी लगा, तो जीएसटी आप परचेज करते हो, परचेज पे जीएसटी आपका लगता है, आपको क्या मिलता है, इनपुट। अब यहीं से जीएसटी का मेरे पास आइटम नहीं है, यहीं से मैं क्रिएट करूंगा, और सी इन इनपुट आईजीएसटी। मैं आईजीएसटी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेंट्रल है, लोकल होता है तो मेरे पास एसजीएसटी और सीजीएसटी आता है। सही दोस्तों, जीएसटी 18%, ठीक है। जीएसटी मेरा क्या होता है, टैक्स होता है, तो आपका हेड में कहाँ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये क्या है, आपका जीएसटी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट करो ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप का, ये हो गया आपका सेंट्रल है 18%, ठीक है।
सेंट्रल टैक्स ये आपका IGST है, ध्यान दीजिए, CG से SGST लोकल परचेज पे लगता है, ठीक है। दोस्तों ये आपका एंट्री हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर TDS GST कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा लेजर बनाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है कि मैंने लेजर केसर में कहीं पे मैंने फंक्शनलिटी को काम नहीं किया है। ये चीज़ मैं दिखाऊं कि आपको कि कैसे मैंने ये काम नहीं कर रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको मैं एंट्री ये कर रहा था, इसमें आ रही थी दिक्कत की GST कैलकुलेट नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ ये एंट्री मैंने परचेज किया, ये किया, अब मैं इनपुट GST लगा रहा हूँ, मेरा GST अब लगा। GST लग क्यों नहीं रहा था? क्योंकि हमने जो मैं कहा था कि GST के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आइटम क्रिएट करे हो, लेजर क्रिएट करो, उसको आपका सही में आए। ये मेरा सही था, मेरी एरर था यहाँ पे जो सेंट्रल परचेज का था। सेंट्रल परचेज को मैंने डिफाइन नहीं किया था कि इस पे GST की क्या, तो सेंट्रल पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, मैंने ये इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसकी वजह से रीड नहीं कर पा रहा था ये परचेज किस टाइप का और रेट मेरा क्या है, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट परचेज है वो भी टैक्सेबल। रेट इस पर 18% है, मेरा गुड्स है, ठीक है। अब हम जैसे ही कर रहे हैं तो मेरे पास देखिए इस पर GST इनपुट IGST लगा, मेरे पास ये होगा, EB बिल के लिए यहाँ पे करेगा, ठीक है। जो भी नरेशन में आप लिख दो बिल नंबर 1 2 3। प्लीज आप सप्लाई अमन इंटरप्राइजेस को हम कहाँ पर किए हैं? तमिलनाडु, ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ये गलत लिख रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। कंट्रोल ये बिल आपका सेव हो गया। देखिए अब ये आपका परचेज की इनवाइस पूरी तरीके से ऑल्ट यहाँ से आप भी करोगे, आपको परचेज इनवाइस देखनी है कि मेरा इनवाइस कैसा है। यस, मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे PDF में से देखना है, ठीक है। ओके यस, ये मेरा इनवाइस, जूम आउट करूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमने किसको हमने परचेज किया है, सेल की किसे परचेज किया, अमन एंटरप्राइजेस से। हम हैं कंसाइन, ये अमन एंटरप्राइजेस का ही हमारे लिए बिल हो गया, ये मेरी परचेज बिल है। वो जिस तरीके से हम ज़्यादातर हम तो इशू करेंगे सेल बिल, ये ऑलमोस्ट इस तरीके से हमारा परचेज इनवाइस होता है। हमने टोटल 17 इनवाइस किए और ये मेरा इनवाइस हुआ। अब इसका रिफ्लेक्ट आपको कहाँ पे आना चाहिए? परचेज आपका होता है स्टॉक आइटम, ये जाएगा P&L में, और क्रेडिटर खड़ा होगा आपका बैलेंस शीट में। P&L आप देखोगे तो देखिए 33,000 का आपका परचेज अकाउंट आ गया, 33 परचेज में आपका सेंट्रल परचेज शो कर 18%। इसके बाद स्टॉक आपके पास ये स्टॉक ही, क्योंकि आप जो परचेज करते हो सेल नहीं करोगे तो आपका स्टॉक में चला जाएगा। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट में आप देखिए आपके पास 2 आइटम आए हैं, एक आपने असेट्स परचेज किया 50,000 का, ये है XYZ मशीनरी से, और आपने करंट असेट्स में मोबाइल खरीदा है जो कि आपका स्टॉक आइटम है, क्योंकि आपने कोई सेल आउट नहीं किया। इधर से 3,80,000 में 2 पार्टी
एक तो आपके पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस का इनपुट है, दूसरा है 4,94,389 का आपके अमाउंट परचेज से आपने माल परचेज किया, और इसे और आपके पास जीएसटी का इनपुट बाकी है इतना। ठीक है, अब हम मटेरियल को सेल आउट करें, वाउचर में हम जाए, हम सेल करें। ठीक है, यहाँ से हम किसी नई पार्टी को सेल करते हैं तो हम सीधे सेल में जाएं, देखिएगा हम सेल को भी, सेल बिल नंबर मेरी 1 है, सपोज 1। यहाँ से हम नए पार्टी को हमने राम मोबाइल स्टोर को हम अपना मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो हम सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, जिसको हम माल उदाहरण बेचते हैं सन्डी डेटर्स, ये मेरा हेड, अंडर हेड लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस हेड में इसको डाल रहे हैं। हमने कहा हमारे कंपनी दिल्ली में है, हम पार्टी भी दिल्ली की पार्टी को बेच रहे हैं। ठीक है, रेगुलर कंज्यूमर है, हम जीएसटी अभी नंबर नहीं डालते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सेल है, यहाँ क्या आ जाएगा, लोकल सेल, कितना परसेंट, 18%। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि मेरे ये टैक्स है, जीएसटी, मैं मुझे जीएसटी में लोकल सेल, हमने अभी गलत लेयर बनाया क्योंकि मेरा वो परचेज था, सेल था कि एंटर करेंगे अकाउंट से लेजर, लेजर पे हम जाएंगे क्योंकि हमारा लेजर का हेड गलत क्रिएट हो गया इसलिए वो शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे लेजर मेरा अभी मैंने लोकल सेल, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेल है, सेल अकाउंट। ठीक है, ये जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है, गुड्स या सर्विसेज, मेरा गुड्स है। ठीक है, अनडिफाइंड, ये अब हो गया मेरा, इससे हम आप कोई भी लेजर हो गया, आपकी एरर हो गई थी, यहाँ से आप ग्रुप हो या लेजर हो, कॉस्ट टाइप हो, लेजर में आप लेजर यहाँ से अल्टर करोगे, यहाँ से जो भी ये सारे दिखाएंगे, जिसको अल्टर करना है उसका नाम चेंज करना है, उसका हेड चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, या मैं वहाँ से दिखा रहा था, आप डायरेक्ट कंट्रोल इंटर मार के भी कर सकते हो। वाउचर सेल, वाउचर नंबर 1, पार्टी राम मोबाइल को हम बेच रहे हैं। ठीक है, लोकल सेल हुआ आइटम मोबाइल, सैमसंग का हमने 20 मोबाइल इसको बेचा, रेट कौन सा M1 है, हम 6,000 में बेचे, खरीदा था हमने 4,500 में, 6,000 बेच दिया। और M2 हम 5 बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 9900, इसको बेच रहे हैं। ठीक है, अब मुझे जीएसटी लगेगा इस पे, और सी आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हम सेल आउट कर रहे हैं, आउटपुट मेरे पास लोकल सेल कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास 2 जीएसटी लेगा, IGST SGST, हम IGST 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये जीएसटी IGST है तो सेंट्रल हो जाता है 9%, इस पर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कंट्रोल A, इसके बाद ऑल्ट C, आउटपुट SGST 9%। ओके दोस्तों, ये भी जीएसटी है, जीएसटी ये स्टेट का है, SGST स्टेट 9%। ठीक है, ये हुआ आपका 1550, 2,00,000 1,000 2,10,000 का आपका इनवाइस हुआ। ठीक है, बिल नंबर
वन। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। तो अभी तक मैंने दो चीज़, एक तो सेल, एक परचेज। परचेज वो भी दो तरीके से। उसका लेजर आपको मैंने बताया कि लेजर, अब आपको सीधे आपको देखना है कि नहीं लेजर देखना है, तो ये आपको डिस्प्ले, अकाउंट, लेजर। आपने अभी तक कितने लोगों को लेजर में देखा है? आप लेजर देखना चाह रहे हो इसका, Alt FN, यदि आप F2 प्रेस करोगे यहाँ पे तो आपको पीरियड दिख जाएगा। इसका लेजर देखना है, तो मैंने केवल एक परचेस किया, परचेस ही आपका पूरा आ गया। अमन का आप देख रहे हो। फिर इसके बाद अमन हो गया। BSC का मैंने क्रिएट किया, इससे कोई मतलब नहीं, कैश में अभी मैंने किया है कुछ नहीं। सेंट्रल परचेज देखोगे तो अमन से सेंट्रल परचेज में भी दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का मेरा कोई लेजर नहीं है। इनपुट GST आया। लोकल परचेज मैंने कुछ भी नहीं किया, लोकल सेल किया है, ये आया मेरे पास। और इनपुट GST, इनपुट GST। अब देखिए, आप लेजर में देखेंगे बैलेंस शीट में कि आपका GST के आइटम कैसे चेंज हो गए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए दोस्तों, आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस की लाइबिलिटी 59,000 बन रही थी, जिसमें 30,510 रुपये का आपने, ये आपका इनपुट बन रहा था, ये आउटपुट हो गया। नेट बैलेंस आपके पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस का हो जाएगा अब सेटअप करोगे तो। यहाँ पे देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखने लगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों दिखने लगा? क्योंकि आपने जो मोबाइल बेचा है, वो मोबाइल आपने जो परचेस किया था वो कम में और सेल आउट किया ज़्यादा में थी, इसलिए उस पर जो सेल आउट आपने किया कॉस्ट के हिसाब से दिखाया कि 57,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको अकाउंटिंग के बहुत से अच्छे फंडे आपको पते होने चाहिए। दैट मीन्स है कि अभी तक हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं, जैसे अब देखिए, हम अभी तक हमने परचेज और सेल किया, अब पैसा हमें रिसीव होना। ठीक है, वाउचर में मेरे पास पैसा, मुझे पैसा आया किसी से। ठीक है, किससे आएगा? सेल मैंने किया था मोबाइल स्टोर को। मैं कैश कैश में नहीं, बैंक में करता हूँ। मेरा SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक अकाउंट, ये मेरा क्या है? बैंक अकाउंट है। ठीक है, इसमें देखिए आपका बैंक दिया हुआ है, कंपनी होल्डर का नाम यहाँ पे देखिए, सारा लेजर आपके क्रिएट करती है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल आप बैंक का डाल सकते हो। आपका सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल स्टोर, राम मोबाइल स्टोर से यहाँ पे लेजर देखिए, इसका 2 लाख रुपए दिखा रहा है। हम कहा कि 1,50,000 रुपये इससे मिला। ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट में 1.5 लाख रुपये मिला। ओके, हमने हम पेमेंट करें इसको, जिसे हमने, मैं बैंक से ही पे कर रहा हूँ। इसको किया था हमने परचेज, अमन से किया था। अमन का 3,89,000 रुपये था। हम 1,20,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं उसको, अमन एंटरप्राइजेज को। ठीक है, ई फंड ट्रांसफर हमने इलेक्ट्रॉनिकली में आए पेमेंट पेमेंट में हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो आप वाउचर की एंट्री में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप कहाँ पे कौन कौन सी एंट्री आपको कैसी करनी है, कि आपके पास बैंक का एंट्री, कैश के एंट्री, रिसिप्ट में, पेमेंट में, आपको वाउचर कैसे क्रिएट करना है। अब आप देखिए, मैं आपको आपकी बैलेंस शीट दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप बैलेंस शीट को Alt F1 करोगे तो आपकी बैलेंस शीट डिटेल में आ जाएगी। बैलेंस शीट में डिटेल में मेरे पास कैपिटल में कुछ भी नहीं, क्योंकि कैपिटल से मेरे कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरा 28,900
890 नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स है कि मेरे पास ये मेरा इनपुट है, एक्स्ट्रा है, आउटपुट मेरे कम थे, इनपुट ज़्यादा, लाइबिलिटी नहीं है। इसके बाद सन्डे क्रेडिटर मेरे परचेज किया था, उसको मैंने 4 लाख समथिंग 4,39,400 का हमने सेल किया, जिसमें 1,20,000 दे दिया, उतना मेरे पास बचा। ये मेरा प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर हुआ। प्लांट एंड मशीन 50,000 खरीदा था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 2,17,000 बचा, क्योंकि मैंने स्टॉक परचेज किया था, उसमें से स्टॉक सेल आउट कर दिया। सन्डे डेटर्स इसका मैंने राम मोबाइल स्टोर से 2 लाख रुपए का मैंने माल सेल किया था, 1.5 लाख रुपये मुझे मिल गया। बैंक अकाउंट में मेरे 1,50,000 रुपये आए थे, जिसमें से 1,20 का मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे पास पैसा बचा 30,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक एक एंट्री, एक एक चीज़ को आपको करोगे, तब जाके चीज़ें आएंगी। लेकिन उससे पहले है मैंने आपको जो बताया कि आप ध्यान दीजिए कि आपके पास आइटम बहुत ज़्यादा है, एक एक क्रिएट करने से बजाय है सब ये चीज़ स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री आइटम में स्टॉक आइटम आपके पास बहुत जाते हैं, तो आप यहाँ से मल्टीपल स्टॉक आइटम यदि एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही ग्रुप में हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल की आपके पास 50 आइटम, तो आप यहाँ से 50 आइटम एक ही साथ में क्रिएट कर दो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सीधे से है कि आपको पता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास स्टॉक आइटम दिया है कि इतना स्टॉक आपके पास है, वो सैमसंग का है, आपके पास अलग अलग हेड दिए, सैमसंग हो गया, एमआई हो गया, चाहे जो भी फ़ोन से हो, चाहे फ़ोन हो, सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग अभी आपको मोबाइल का हेड है। हम कहा कि मोबाइल के बजाय आपके पास सैमसंग का रेफ्रिजरेटर आ गया, टीवी आ गया, कूलर आ गया, तो सॉरी टेलीविज़न आ गया, तो उसको आपको आइटम यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको उसको फिर आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में सैमसंग मोबाइल की जगह सैमसंग आपको रेफ्रिजरेटर आ जाएगा का टेलीविज़न रहेगा, उसमें जितनी भी टेलीविज़न के जितने भी मॉडल है, मॉडल आप यहाँ पे मल्टीपल एक ही साथ में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपको वहाँ पे बार बार क्रिएशन करने की ज़रूरत, एक एक आइटम को क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसी तरीके से ये तो मैंने इन्वेंटरी में बताया, उसी तरीके अकाउंट इन्फो में भी आपको लेजर क्रिएट करना हो, मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल लेजर में सपोज जैसे कि आपके पास क्या चीज़ है, जैसे मल्टीपल में आपके पास डेटर्स हो सकते हैं, करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास सिंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे उनको क्रिएट आराम से कर सकते हो फटाफट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिंडिकेटर्स को कभी आप मल्टीपल में क्रिएट ना करें, क्योंकि इनका आपके पास जीएसटी आने की वजह से इनको जीएसटी की डिटेल सारी डालनी पड़ती है, और यहाँ पे आप सब कुछ नहीं डाल पाओगे, यहाँ से आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अच्छे टी, ठीक है, ओपनिंग पहले से आते हैं, यहाँ से इसका क्यों नाम आ जाएगा, जीएसटी का कोई इफेक्ट है। तो संडे क्रेडिटर्स को आप यहाँ से ना डालें, ना क्रिएट करें। क्रिएट यहाँ से आप कर सकते हो किसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ज़्यादातर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको जीएसटी से उनका लेना देना नहीं होता। तो जो आपके एक्सपेंस के ज़्यादा हेड हैं उनको आप यहाँ से, लेकिन मैंने आपको बोला सिंडिकेटर्स, और सिंडिकेटर्स को यहाँ से आप क्रिएट ना करें, वो बेटर भी है, क्योंकि आप यहाँ से उनका डिटेल नहीं डाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मल्टीपल आपका लेजर क्रिएट, चाहे मल्टीपल आप लेजर क्रिएट, आपको लेजर ज़्यादा हो तो, या स्टॉक आइटम आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप स्टॉक यहाँ से सिंगल सिंगल इन्वेंटरी स्टॉक क्रिएट कर सकते हो, या मल्टीपल स्टॉक आइटम आपको क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप क्रिएट करना है आपको, ग्रुप जैसे कि मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे मोबाइल के ग्रुप क्रिएट किया था, तो उस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट करके आप उनको ग्रुपिंग एक जगह कर सकते हैं, और आप वो आपका स्टॉक मेंटेनेंस में बहुत हेल्पफुल होता है, या आप सेल आउट कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें मैं दिखा, अब इस फंक्शन में आपके पास एक आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको ट्रायल बैलेंस आपको दिखना है। मैंने कहा कि
Alt F1 करोगे तो आपका ये पूरा डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा है। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, सिंडिकेटर्स है, इसको भी आपको देखना है डिटेल में। ये आपके पास डिटेल में आएगा इसी आइटम में, जिसमें जिस आइटम को आपको लग रहा है कि ये आइटम ज़्यादा है, यानी कि इस आइटम में और भी आइटम होंगे, या तो आप ज़्यादा है तो आप उसको कंट्रोल यहाँ से इंटर मार सकते हो, सॉरी शिफ्ट इंटर जैसे मारोगे इसका आपको पूरा खुल के आ जाएगी, इसमें आइटम थे। उसी तरीके से आपको सन्डे डेटर्स में प्लांट एंड मशीन है, आपको एक ही आइटम है, स्टॉक में आपको कुछ नहीं, ओपनिंग स्टॉक। सन्डे डेटर्स में आप देखोगे एक ही पर्सन है, लोकल सेल एक ही है, आपको सेंट्रल परचेस एक ही है। या आप यहाँ से इसको देखना चाह रहे हो कि नहीं मुझे और डिटेल में आए, तो आप कॉन्फ़िगरेशन से जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में ओपनिंग बैलेंस आपको देखना है, ऐस करिए। ट्रांजेक्शन भी आपको देखनी है, जो चीज़ आपको चाहिए ठीक है उस हिसाब से करिए। और यहाँ पे एक्सपेंड जैसे ही करोगे तो आपको वहाँ पे शिफ्ट इंटर मारने की जरूरत है, ये पूरा एक एक लेवल पे दिखाएगा कि मेरे पास ओपनिंग क्या था। ओपनिंग बैलेंस देखिए, मेरे पास इस कंपनी में कुछ भी नहीं था, जितनी भी वो ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट की हुई है, उसके बाद एक नेट बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। डे बुक दिखाता है कि नहीं आपके जिस दिन कार्य किए हो उस दिन लास्ट डेट में आपके पास बुक्स क्या है। डे बुक में सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, या आप पीरियड सेलेक्ट करके आप पीरियड देख लीजिए कि मैं आज तक मेरी 1 से 9 तारीख तक मेरी कितनी एंट्री है, तो वो सारी आपको एंट्री डे बुक में दिख जाएगी। अकाउंट्स बुक्स में कौन सा बुक आपको देखना है, लेजर देख अकाउंट्स बुक में आपको कैश एंड बैंक बुक देखना है, बैंक आपका शो कर देगा। लेजर देखना है तो सारे लेजर आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, किस लेजर को आपको देखना है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, एक सिंगल लेजर। ग्रुप समरी कौन से ग्रुप को देखना है, बैंक अकाउंट देखना है, सनी डेटर्स को, तो उस सारे सनी डेटर्स एक जगह शो करेंगे यहाँ पे। ग्रुप का बाउचर ही बाउचर टाइप क्रिएट है, तो बाउचर टाइप आप देखोगे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, आपका सेल रजिस्टर पूरे ड्यूरिंग द मंथ वाइज यहाँ पे सेल रजिस्टर आपको आएगा मंथ वाइज। अभी हमने केवल सेल रजिस्टर केवल जनवरी महीने में मंथ में किया है, एक सेल दिखा रहा है 2 लाख का। ठीक है, और सेल रजिस्टर में आपके पास 2 लाख का आ रहा है सेल रजिस्टर। उससे परचेज रजिस्टर में मैंने कितना किया परचेज, इसी महीने में किया, सिंगल परचेज किया, मेरे पास सिंगल परचेज आ रहा है। रजिस्टर हो गया जनरल रजिस्टर। हमने जनरल बुक जनरल एंट्री क्या मारी थी, मैंने एक मारी थी जो मैंने इस वो परचेज किया था अपना प्लांट एंड मशीनरी, वो जनरल मेरे जेब में पास किया था, क्योंकि वो ना मेरा परचेज नहीं होता है। परचेज तो हम उसको परचेज में डालेंगे जो हमारा स्टॉक का, और वो जो कि सेल आउट हम करते हैं, जिसको सेल नहीं करते हम यूज करते हैं, वो हमारा कंज्यूमेबल, उसको हम जनरल के थ्रू एंट्री करते हैं। इन्वेंटरी बुक आप देखिए, ध्यान से देखिए, स्टॉक आइटम जो देख सकते हो, इससे ग्रुप समरी आपको देखना है तो आप सैमसंग मोबाइल देखिए, यहाँ पे आपके पास आइटम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपके पास स्टॉक का आइटम यहाँ पे आपके पास स्टॉक का आइटम दिख रहा है कि देखिए आपके पास क्लोजिंग क्या पड़ा हुआ है। आपके पास सैमसंग का 30 स्टॉक पड़े हैं और 15 इसके। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या था, आई इनवर्ट का मतलब आपने परचेज किया था 50 आइटम, आउटवर्ड हुए 20 आइटम, आपके पास स्टॉक का इतना पड़ा। उसी देखिए इसके आप देखेंगे तो आपके पास 20 स्टॉक का आइटम था, 5 आपने बेच दिया, 15 आपके पास स्टॉक आइटम पड़ा है जिसकी वैल्यू जो भी है, स्टॉक का कैलकुलेशन। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफ़र में एंट्री, हमने स्टॉक ट्रांसफ़र क्या होता है, हम अपना गोडाउन से हमारे पास मल्टीपल गोडाउन है, यानी कि मल्टीपल स्टोर है, तो एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे हम स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र में आ जाता है, क्योंकि हमने अभी कोई स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं की। उसके लिए फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, हम स्टॉक फिजिकल, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मेरे पास गोडाउन में कुछ और माल होता है, मेरे पास रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं कुछ और होता है, तो उसको फिजिकल स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम स्टॉक को, वो मेरा इन्वेंट्री पार्ट में हम आपको बेसिकली पूरे डिटेल में बताएंगे। फिर मोमेंट हो जाता है, मोमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस में आपके पास एजिंग एनालिसिस में आप
करो कि नहीं मेरे पास मोबाइल का एनालिसिस क्या चीज़ है। तो वहाँ पे अभी ये मेरा स्टॉक बेसिकली कि ये स्टॉक मैंने परचेज किया कितना दिन का है। यहाँ पे मेरे पास एजिंग एनालिसिस आ रही है 45 दिन 90 दिन। तो अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया, तो ऐसा है। और जो मेरे पास स्टॉक मैंने परचेज किया लेकिन ज़्यादा दिन से ओल्ड है, तो उस तीस तरीके से मेरे इस कैटेगरी में वो ट्रांसफ़र होते चला जाता है डेट के हिसाब से। ठीक है, इसको अभी इस तो चेक और वो रिपोर्ट जीएसटी की रिपोर्ट जीएसटी आर थी भी। यदि मैं इस महीने की देखूँ तो देखिए मेरे रिटर्न शो करिए मेरे टोटल आइटम, एक आइटम में मेरे पास एरर शो कर, मिसमैच किस में है, प्लांट एंड मशीनरी। कंट्रोल इंटर, दिल्ली का है तो लोकल परचेज। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं आपको। ओके, ठीक है। एक दोस्तों इसको इस एंट्री को मैं आपको चेक करता हूँ। इसे हमें डी एल एक्सपेक्टेड मछली शो से ये मैंने कोशिश किया था। अच्छा, इस पे मैंने कुछ लगा ही नहीं। डी ओ एस टी टी बी इस एरिया से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि हमने इस पे जीएसटी लगाया नहीं, ये जीएसटी का मेरा आइटम नहीं है। बाकी मेरा देखिए ड्यूरिंग पीरियड में हमने सेल किया है, ये आ रहा है 1,60,000 का, 1% को हमने सेल किया था जिससे कि पैसे भी हमें आए। ये मोबाइल हमने परचेज किया सेल किया था, टोटल सेल वैल्यू जिसमें कि 15 दूना 30 जो भी है एस जी एस टी आई जी एस टी ये लग रहा है मेरे पास। फिर एलिजिबल आई टी सी, यानी कि हमारे पास इनपुट क्या था, ये इनपुट पे हमें दिखा रहा है कि ये इनपुट इससे आया है हमें परचेज से। ये यहाँ से आप जीएसटी की रिटर्न तुरंत करोगे, मैंने जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि आपको यहाँ से जीएसटी की आप डिटेल निकाल सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको एंट्री का बेसिक लेवल बताएं कि नहीं आप एंट्री को कैसे बनाओगे, लेजर कैसे क्रिएट करोगे, उसको ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुप को हेड कैसे देना है, सब हेड देना है, आइटम कैसे क्रिएट करना है, आइटम का यदि ग्रुप क्रिएट करना है उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो सारा सब कुछ चीज़ें हैं जो कि जीएसटी में है। और जितना अच्छे से आपको उसको करोगे उतना बेटर वे से आपका रिफ्लेक्शन होगा और आपको स्मूथनेस होगी टैली को यूज करने में। अकाउंटिंग का सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि आपको ग्रुपिंग हेड सब हेड सही से हो, जिससे कि आपके उनका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक अच्छे से जाए। आपने गलत किया तो आपका रिफ्लेक्शन भी गलत आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका फिर बैलेंस शीट नहीं मैच होगी, या तो स्टॉक नहीं सही से टैली होगा, या आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो वो ये इस तरीके से आपका शो होगा। हमने सेल किया, हमने परचेज किया, अभी भी मेरे पास यह आ रहा है नेट प्रॉफिट सेल पे इतना आ रहा है मेरे पास, क्योंकि ये स्टॉक हो रहा है।
अभी और कोई चीज़ है जो कि हम एंट्री करने हैं, क्योंकि हम आज अब आपको बाउचर में पेमेंट की एंट्री मारी, रिसिप्ट की मारी, जर्नल किया, सेल कर लिया। कॉन्ट्रा एंट्री भी एक आपको करके दिखा देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में हम सपोज हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, हमने कैश बैंक से निकाला कितना, ऑफिस के यूज के लिए 10 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा कैश विथड्रॉन, कैश हमने विड्रॉ किया 10 रुपये, किसने, ऑफिस यूज के लिए। अब देखिएगा आपके पास कैश कितना बैंक बैलेंस कितना बचेगा। बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में तो आइटम वही रहेगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जा रहा है। देखिए आपके पास कैश में 10,000 रुपये आ गया और बैंक मेरा 10,000 से घट गया। तो इस तरीके से हमने चले। अब सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की वाउचर। अब देखिए दो चीज़ होता है, मेरा खर्चे को हमारे जाते खर्चे को हम दो तरीके से करते हैं कि या तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो सीधे पेमेंट के थ्रू हम खर्चा बुक कर लेते हैं, ये अब बड़े खर्चे होते हैं जो रेगुलर टाइप के खर्चे होते हैं उनको हम पहले जेबी जो कि फिक्स जिनका कि मेरे पास बिल आता है, वो खर्चे जिनका कि बिल आता है उनको हम पहले जेबी से पास करते हैं, फिर उनको हम पेमेंट करते हैं। सपोज मैं दिखाऊं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा 2,500 का हुआ इस महीने का, पेमेंट मुझे सिया, मेरा यमुना पावर है BSES, ठीक है। मेरे पास बिल आया 2 तारीख को, ओके। बिल नंबर जो भी है सो एंड सो, हम 2 तारीख को हमारे पास आया, हम जेबी पास कर दिए, क्योंकि ये मेरा फिक्स और रेगुलर और इनकी मुझे बिल आती है, इसलिए इसको जेबी के थ्रू हम पास करेंगे। 2,500 रुपये हमें BSES यमुना को करना है, हम पेमेंट कर दिए कब, आके 5 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। हम कैश में जाके पेमेंट किया, हमें बैंक से नहीं पेमेंट की, चेक से या एनएटिप नहीं किया। BSES यमुना पावर 2,500 रुपये इसके बाद गया था, 2,500 रुपये हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेड कर दिया, खत्म। ये मेरे पेमेंट्स हो गए। 2,500 रुपये में जब जेबी पास किया तो मेरा खर्चा चला गया। अब पेमेंट के समय कि एक तो खर्चा हुआ और ऊपर से BSES अपना क्रेडिटर खड़ा आ गया था, हमने पेमेंट किया, मेरा बैंक कम हो गया, BSES अपना खत्म हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ ही गया। सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, मैंने कैश से पेमेंट किया, छोटे मोटे खर्चे जैसे कि मैंने कहा RTC रीड कर रहा हूँ, क्या चीज, कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस मैंने परचेज, ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा है मेरा, तो ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट खर्चा नहीं है। 1,250 रुपये का कोई मुझे, ठीक है। तो रिसिप्ट मैंने एंट्री की, सॉरी पेमेंट ही एंट्री को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये मेरी पेमेंट ही एंट्री कन्वेंस की, ठीक है। ये मेरी पेमेंट की एंट्री हो गई। सीधे से हम पेमेंट के कन्वेंस को जैसे ही मारेंगे मेरा कैश इतने से कम हो जाएगा और मेरा खर्चा बुक हो जाएगा, खत्म बात। मुझे कुछ भी नहीं करना। यदि जो कहते हैं जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनका कि मुझे बिल नहीं मिलता उसको हम सीधे पेमेंट के थ्रू दिखा देते हैं ज़्यादातर, और जो खर्चे जो हमारे रेगुलर खर्चे होते हैं जिनका कि हमें बिल मिलता है उसको पहले हम जर्नल वाउचर में पेड करते हैं, जेबी से हम एक्सपेंस बुक करते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं। अब देखिएगा इसका मेरे पास इम्पैक्ट क्या पड़ा PL पे, PL देखिए हमारे 2,500 रुपये का मैंने दिखाया था आपको एंट्री, 2,500 रुपये मेरा इलेक्ट्रिसिटी का हुआ और कन्वेंस का हो गया, इससे मेरे प्रॉफिट कम हो गए। मेरा बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ा, बैंक बैलेंस पे, बैंक पे मेरा नहीं इफेक्ट पड़ा, कैश पे पड़ा इफेक्ट।
कैश की एंट्री देखिए, 2 एंट्री आई हैं। एक एक तो मैंने कैश निकाला था, उसके बाद 2 मैंने कैश की पेमेंट कर दिया सेम डेट में। एक मैंने यमुना पावर को किया, एक कन्वेंस को किया, जिसकी वजह से मेरा हुआ। तो इस तरीके से आप, मैंने कहा जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे और वो लेजर में आपको खर्चा बुक हो जाएगा, और उसकी आपको जेबी पास करने की जरूरत है। लेकिन जो आपके फिक्स खर्चे हैं जिनका कि आपको बिल मिलता है, बिलिंग जैसे कि रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर हुआ, ये आपके फिक्स खर्चे होते हैं जो कि हर मंथली राइज होते हैं। इसको आपको मंथ एंड में या जब भी बिल आता है आप पहले आप उसको जेबी पास करो, फिर जब पेमेंट कर रहे हो तो उसको पेमेंट कर दो, आपको पेमेंट से खत्म हो जाएगा। तो जेबी से आपको खर्चा बुक है, पेमेंट से आपका पार्टी क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हम ऑलमोस्ट है कि आपको समझ में आया होगा कि नहीं। हम बुक टैली में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री के लिए आपके पास अकाउंटिंग बाउचर सबसे बड़ा मेन आपका टूल है जो कि टैली में यूज होता है। इसके बाद हमने आपको समझाया कि नहीं आप एंट्री कैसे करोगे, आपको कहाँ पे करनी है। जिस जर्नल की एंट्री करनी है, आपको सेल करनी है, आपको आप सेल करोगे, सेल में परचेज कर परचेज में पेमेंट करना है, रिसिप्ट करना है। उसके लिए आपको लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। लेजर आप यहीं से यदि आप लेजर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। लेजर क्रिएट करना, अब आपको देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, ये एक चीज़ हम बताते हैं वाउचर। अब ध्यान से देखना दोस्तों कि कोई एंट्री मल्टीपल हो रही है तो यहाँ से आप यहीं से इस पार्टी के लेजर हो, इसी पार्टी से हो रहा, और एट द रेट आप जैसे आर्ट ऑल्ट 2 जैसे क्रिएट करो तो उसी की आपको डुप्लीकेट एंट्री होती है। या आप यहाँ से डुप्लीकेट एंट्री ऑल्ट ए यहाँ से आप करोगे तो न्यू एंट्री क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है कि आप यहाँ से ऑल्ट ए करोगे तो हो जाएगा। अब या यहाँ से ऑल्ट डी करना है, आपको किसी एंट्री को डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑल्ट डी करोगे, एस जैसे करोगे ए एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। इस सपोज आपने ए माल आया लेकिन 2 दिन बाद आपकी ये बिल कैंसिल हुआ तो ऑल्ट एक्स करोगे, ऑल्ट एक्स करते ही देखिए आपके पास एक कैंसिल, इस बिल को जैसे ही कैंसिल करोगे तो आपके पास परचेस ये बिल आपको हट जाएगी। यानी कि किसी बिल को आपको कैंसिल करना है तो आपको उस बिल को खोलो और ऑल्ट एक्स करो, आपका वो बिल कैंसिल हो जाएगा। ऑल्ट एक्स याद रखना दोस्तों, ऑल्ट एक्स से वो बिल, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन बिल ही नहीं, कोई भी आपकी एंट्री है जिसको आपको कैंसिल करना है तो ऑल्ट एक्स करोगे, आपका वो बिल वो एंट्री कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से एंट्री के किसी भी एंट्री को डिलीट करना है तो आप यहाँ से ऑल्ट डी मारेंगे तो आपका वो एंट्री इंटर जैसे ही एस करोगे तो आपकी वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। यानी आपने गलती से एंट्री कर दिया है तो वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। दूसरा चीज़ हमने कहा कि किसी पार्टी का आपने लेजर गलत क्रिएट किया है उसके लेजर पर जाइए, या तो वहाँ से हमने कहा था लेजर से आप एल्टर से जाके आप यहाँ या यहाँ से आप उसका नाम चेंज करा था, यहीं से आप क्या करें हेड या कुछ भी उस पर आपने क्लिक किया, कंट्रोल इंटर करोगे वो डिस्प्ले खुल जाएगा और यहाँ से उसमें कोई चेंजेस करना आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हो जिस आप नहीं जाना चाह रहे हैं। एक तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, दूसरा हमने कहा आपको बताया कि अकाउंट इन्फो से लेजर पे आप जाओगे, एल्टर करोगे। ठीक है, अब किसी को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है आप किसी का भी ओपनिंग स्टॉक डालना है तो आप एल्टर से ही जाके आप यहाँ से उसमें ओपनिंग स्टॉक किसी आपके पीछे का पड़ा हुआ है जो कि आपके एंट्री में नहीं डाला है तो आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हो, जिससे कि आपका उसका ओपनिंग स्टॉक डल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हो गया। एल्टर भी आपको हम बताए एल्टर आप कैसे करोगे, लेजर्स वगैरह कैसे आपके बढ़े डिस्प्ले, सेल्स बुक, परचेज बुक आपका रजिस्टर जैसे ही आप करोगे ये डे बाई डे मंथ वाइज आपको या क्वार्टरली वाइज आपको देखना, क्वार्टर वाइज आपके पास रिफ्लेक्ट होना, 4 क्वार्टर में आपको मंथ वाइज देखना, मंथ वाइज आप देखोगे बाउचर में सारा सब कुछ आपको दिखेगा और आप यूज इसको कर सकते हो।
रेशियो एनालिसिस में आपको देखोगे तो आपका सेल परचेज और जो टर्नओवर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, वो चीज़ सारा आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपको आज बेसिकली एंट्री दिखाए कि एंट्री हम कैसे करेंगे, एंट्री का रिफ्लेक्शन, लेजर क्रिएशन और उसका हमारे इम्पैक्ट पे, बुक्स ऑफ अकाउंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जीएसटी से उसका रिलेवेंस में कैसे होता है, कैसे हम उसको देखते हैं एक्चुअली। आगे की हम वीडियो में और भी चीज़ें दिखाएंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।